आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शूरवीर की जिनकी कहानी में इतिहास और किंवदंतियां कुछ इस तरह घुल-मिल गई हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। अब देखिए, ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना? कि एक ही राजा की मौत के तीन अलग अलग किस्से कैसे हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमें बताएगा कि कैसे कोई ऐतिहासिक शख्सियत एक किंवदंती बन जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने बहुत छोटी उम्र में ही एक विशाल साम्राज्य की बागडोर संभाल ली थी। उनकी जिंदगी का सफर भले ही लंबा ना रहा हो, पर था बहुत तूफानी। देखिए, 1166 में जन्म और सिर्फ 11 साल की उम्र में 1177 में अजमेर की गद्दी पर बैठ गए। सोचकर देखिए, एक बच्चा जो कुछ ही सालों में दिल्ली तक अपना साम्राज्य फैला लेता है और फिर 1192 में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? उनकी परवरिश सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं हुई। वो अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी में तो माहिर थे ही, लेकिन साथ ही उन्हें संस्कृत, प्राकृत, इतिहास, गणित, यहाँ तक कि दर्शन और चित्रकला की भी गहरी समझ थी। और हाँ, वो शब्द भेदी बाण चलाने की कला, वो तो एक किंवदंती ही बन गई। मतलब एक कंप्लीट पैकेज थे वो, अपने जमाने से कहीं आगे। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो उनकी लड़ाइयों से भी ज्यादा मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमारी संयोगिता के साथ उनकी उस नाटकीय प्रेम कहानी की, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो होता यूं है कि कन्नौज के राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज की बढ़ती शोहरत से कह सकते हैं जलते थे, उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को नीचा दिखाने की सोची। उन्होंने पृथ्वीराज का एक पुतला बनवाया और उसे द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये दो ताकतवर राज्यों के बीच खुलेआम दुश्मनी का ऐलान था। लेकिन जयचंद शायद अपनी ही बेटी को नहीं जानते थे। संयोगिता ने क्या किया? वो बड़े बड़े राजाओं के सामने से गुजरी और जाकर वरमाला उस पुतले के गले में डाल दी। सोचिए, भरी सभा में अपने पिता के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह, ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी। और फिर जो हुआ वो तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पृथ्वीराज, जो वहीं कहीं छिपे हुए थे, अचानक सामने आते हैं और संयोगिता की सहमति से उन्हें अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। अब इस एक घटना ने कन्नौज और दिल्ली के बीच दुश्मनी की खाई को और भी गहरा कर दिया। एक ऐसी दुश्मनी जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। और देखिए, किस्मत का खेल। ठीक उसी वक्त जब राजपूत राजा आपस में लड़ रहे थे, पश्चिम से एक नया और बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान की सरहदों पर दस्तक दे रहा था। और वो खतरा था मोहम्मद गोरी। यहीं पे होती हैं तराइन की वो दो मशहूर लड़ाइयां जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 1191 की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने गोरी को बुरी तरह हराया, इतना कि उसे घायल होकर भागना पड़ा। वो एक शानदार जीत थी। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में गोरी दोगुनी ताकत और धोखे की रणनीति के साथ वापस आया। इस बार पासा पलट गया। पृथ्वीराज की सेना हार गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। मतलब सिर्फ एक साल में जीत का जश्न एक विनाशकारी हार में बदल गया। अगर हम सिर्फ आंकड़ों को देखें तो दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी, करीब 3 लाख सैनिक, 300 हाथी, जबकि गोरी के पास 1,20,000 घुड़सवार थे। फिर भी हार क्यों हुई? शायद कुछ रणनीतिक गलतियां और गोरी की वो धोखे वाली चाल, वो भारी पड़ गई। दो तराइन की हार के बाद क्या हुआ, यहीं से कहानी सबसे ज्यादा उलझ जाती है। और हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का अंत हुआ कैसे। असल में उनके अंत को लेकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग बातें कही जाती हैं। पहली, जो ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं, वो ये है कि उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। दूसरी कहानी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से आती है, जिसके मुताबिक उन्हें अंधा कर दिया गया था, पर उन्होंने अपने शब्द भेदी बाण से गोरी को मार गिराया और फिर खुद भी प्राण त्याग दिए। और तीसरी कहानी कुछ फारसी इतिहासकारों की है, जो कहते हैं कि उन्हें वापस दिल्ली के पास लाया गया और वहीं मारा गया। 3 कहानियां, 3 अलग अलग अंत। और वो जो दूसरी कहानी है ना, जिसमें वो गौरी को मार देते हैं, उसी से जुड़ा है ये मशहूर दोहा, 4 बाज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। कहते हैं कि ये शब्द उनके दोस्त और राजकवि चंदवरदाई ने कहे थे। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक कोड था, एक इशारा, जिससे अंधे पृथ्वीराज ने आवाज सुनकर निशाना साधा और अपना बदला पूरा किया।
तो सवाल ये उठता है कि 800 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी आखिर पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें आज भी इतनी क्यों खींचती है? वो सिर्फ इतिहास का एक किरदार क्यों नहीं है? इतिहासकारों के लिए इसका जवाब साफ है। पृथ्वीराज चौहान की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी। इसे उत्तरी भारत में आखिरी बड़े हिंदू साम्राज्य के अंत के तौर पर देखा जाता है। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए भारत का इतिहास बदल दिया। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, हमारी संस्कृति में भी वो हमेशा जिंदा रहे। पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्यों से लेकर आज की किताबों, टीवी सीरियल्स और फिल्मों तक हर पीढ़ी ने उनकी कहानी को अपने तरीके से कहा और सुना है। दिल्ली का किला, राय पिथौरा हो या अजमेर में उनका स्मारक, उनकी छाप हर जगह मौजूद है। तो आखिर में हम उन्हें कैसे याद रखें? एक ऐसे वीर योद्धा के रूप में जो आखिरी सांस तक लड़ा, या फिर एक ऐसे नायक के रूप में जिसकी कुछ गलतियां और शायद उसका अभिमान ही उसके पतन का कारण बना? ये सवाल आज भी जिंदा है और शायद यही बात पृथ्वीराज चौहान की कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देती है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि वीरता, प्रेम और सत्ता की एक ऐसी दास्तान है जो कभी पुरानी नहीं होती।